हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बुंदेलखंड रियासत के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले एक और वीडियो डाला था जो कि मध्य प्रदेश की गोंडवाना रियासत से संबंधित था। अब उसके बाद आज हम देखेंगे जो बुंदेलखंड रियासत थी मध्य प्रदेश में, उसके बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड कई पॉइंट्स जो कि एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इससे रिलेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी एग्जाम बनते हैं। तो इस वीडियो में हम कई चीज़ें देखेंगे बुंदेलखंड रियासत से। तो इसमें क्या क्या देखेंगे पढ़ेंगे बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखेंगे प्राचीन बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे चंदेल राज्य की स्थापना जो बुंदेलखंड में हुई थी तो वो किस प्रकार से क्या हुई थी, और इसमें जो प्रमुख शासक हुए थे बागपति, जयशक्ति और विजय शक्ति, हर्षवर्धन जो हर्ष थे, और यशो वर्मा, धंग, विद्याधर, कीर्ति वर्मा और मदन वर्मा जैसे शासक जो प्रमुख रूप से हुए थे इसमें बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चंदेल कालीन जो वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद चंदेल कालीन जो स्थापत्य थे और मंदिर जो बनवाए गए थे चंदेल कालीन समय में, उसके बारे में देखेंगे। और खजुराहों के मंदिरों की विशेषताएं देखेंगे जो कि वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे खजुराहों के प्रमुख मंदिर के कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं जो खजुराहो में स्थित हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्राचीन बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तो प्राचीन बुंदेलखंड क्षेत्र, इसके अंतर्गत प्राचीन काल में सर्वप्रथम जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का परिचय चेदी जनपद से मिलता है। दसार्ण अर्थात विदिशा का कुछ क्षेत्र भी वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र की जो है क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि विदिशा का कुछ क्षेत्र जो है वो भी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। और ये काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र था बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। और उत्तर ऋग्वैदिक काल में इस संपूर्ण क्षेत्र पर मौर्यों का शासन हुआ करता था। यानी कि मौर्य का शासन कब हुआ करता था? उत्तर ऋग्वैदिक काल के समय पर बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। तत्पश्चात शुंगों ने इस क्षेत्र पर शासन किया, फिर गुप्तों द्वारा इस क्षेत्र पर प्रशासन संभाला गया, जिसका प्रमाण जो है ललितपुर के निकट देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यानी कि कई जो शासक हुए हैं यहाँ पे अलग अलग शासकों के द्वारा जो ये क्षेत्र अलग अलग शासकों के कब्जे में रह चुका है, ठीक है। इसके बाद गुप्तोत्तर काल में यानी कि गुप्त वंश के बाद के जो काल था ठीक है, गुप्त वंश के, तो उसके गुप्तोत्तर काल में इस क्षेत्र पर मौखरी, कलचुरी और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का शासन रहा है। इसके बाद जो है आगे क्या है, प्रतिहार वंश के पश्चात इस क्षेत्र पर चंदेल वंश का आधिपत्य हुआ, जो प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे और बाद में संपूर्ण क्षेत्र के स्वामी बने। इनके समय से ही बुंदेलखंड क्षेत्र की सीमा का निर्धारण जो है हुआ, और अतः बुंदेलखंड राज्य का वास्तविक इतिहास चंदेल राज्य से ही प्रारंभ होता है। यानी कि चंदेल राज्य का जब स्थापना हुई, यहाँ पर चंदेलों के कब्जे में आया बुंदेलखंड क्षेत्र, तब जाके ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया यह क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र वाला इलाका। और चंदेल राज्य की स्थापना कैसे कैसे क्या हुआ, तो इसमें तो हर्षवर्धन के समय से उत्तर भारत की वास्तविक सत्ता का अधिकारी जो है उस शासक को माना जाता था जो कन्नौज पर अधिकार करता था, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की कन्नौज पर विजय त्रिपक्षी संघर्ष में अंतिम रूप से हुई थी, परंतु 9वीं शताब्दी के आसपास प्रतिहारों के सामंत चंदेलों ने इस सत्ता का अधिग्रहण कर धीरे धीरे कर लिया अधिग्रहण, जिसका पितृपुरुष नन्नुक को माना जाता है। यानी कि जो चंदेल वंश है जब उसने इस क्षेत्र पर अधिग्रहण कर लिया तो क्या किया, एक नए साम्राज्य की स्थापना की, और जिसका जो पितृपुरुष नन्नुक को माना जाता है, यानी कि जो चंदेल राजवंश था उसकी स्थापना का श्रेय जो है किसको जाता है, तो नन्नुक को जाता है। नन्नुक जो है संस्थापक था किसका, चंदेल वंश का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1831 ईस्वी में नन्नुक द्वारा चंदेल राजवंश की नींव रखी गई, और खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख से उसके नृपति तथा महीपति आदि उपाधियों को धारण करने से ज्ञात होता है कि उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? नन्नुक ने, जिसने जो कि चंदेल राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद नन्नुक के पश्चात हर्ष तक चंदेल शासकों ने प्रतिहारों के अधीनस्थ राज्य का विस्तार किया
परंतु हर्ष के पश्चात सभी शासक स्वतंत्र रूप से चंदेल वंश के शासक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चंदेल वंश के प्रमुख शासक। जो चंदेल वंश था उसमें कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं, अब उनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है बागपति, जो कि 1848 से 1865 ईस्वी के बीच इसने शासन किया था। और नन्नुक के पश्चात उसका पुत्र बागपति, यानी कि जो नन्नुक था संस्थापक था चंदेल वंश का, उसका जो पुत्र था बागपति चंदेल वंश का अगला शासक बना। यानी कि नन्नुक के पश्चात जो है बागपति चंदेल वंश का अगला शासक बनता है। और इसने अपने शासन काल में अवंती पर आक्रमण किया। अवंती वही जो उज्जैन आज के समय में है, और उसे विजित करने का प्रयास किया। और मऊ प्रस्तर अभिलेख से इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है बागपति के बारे में। ठीक है, इसके बाद जय शक्ति और विजय शक्ति, जो कि 1865 से 1899 ईस्वी तक शासन जो जिन्होंने किया। बागपति के दो पुत्र जय शक्ति और विजय शक्ति थे, जिन्होंने क्रमशः 1865 से 1882 ईस्वी तक तथा 1882 से 1899 ईस्वी तक शासन किया। किसने? जय शक्ति और विजय शक्ति ने। इसके बाद जय शक्ति के नाम पर ही जो है खजुराहों का प्राचीन नाम जैजाक भुक्ति पड़ा। यानी कि खजुराहों का जो प्राचीन नाम था क्या था? जैजाक भुक्ति। और किसके नाम पर पड़ा? तो बागपति के जो दो पुत्र थे, जिसमें से एक जय शक्ति के नाम पर खजुराहों का नाम प्राचीन नाम जो है जैजाक भुक्ति पड़ा। ठीक है, इसके बाद दोनों भाइयों ने वीर विशेषण को अपने नाम में जोड़कर चंदेल सत्ता के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। और नन्नुक के पश्चात के सभी परवर्ती अभिलेखों में चंदेल वंश का संस्थापक इन दोनों भाइयों को ही कहा गया है, जय शक्ति और विजय शक्ति को। तथा जय शक्ति के नाम पर ही चंदेल राज्य का नामकरण जैजाक भुक्ति राज्य के रूप में पड़ा। और जय शक्ति के पश्चात उसका भाई विजय शक्ति सिंहासन पर बैठा, और जिसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज की तरफ से राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के विरुद्ध दक्षिण भारत का अभियान किया। ठीक है, किसने किया था? विजय शक्ति ने दक्षिण भारत का अभियान किया था राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण द्वितीय के विरुद्ध। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हर्ष, जो कि 1916 से मतलब 916 से 925 ईस्वी तक हर्ष ने शासन किया। और हर्ष जो है, ये हर्ष वो वाला नहीं, हर्षवर्धन वाला नहीं, ये हर्षवर्धन वाला नहीं था, ये हर्ष दूसरा था जो चंदेल शासक के समय पर, चंदेलों के समय पर हुआ करता था। ठीक है, तो हर्ष के पहले भी चंदेल वंश के बने, जो हर्ष के पहले भी कई शासक चंदेल वंश के बने थे, लेकिन चंदेल अभिलेखों में हर्ष को महत्वपूर्ण शासक कहा जाता है। और हर्ष के खजुराहों अभिलेख में उनके अनेक शत्रुओं को पराजित करने वाला बताया गया है। और चंदेल और जो कलचुरी संबंध के अंतर्गत उसने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई, और वह विष्णु का उपासक था। कौन? हर्ष। तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं, हर्षवर्धन वो जो था वर्धन वंश का जो एक शासक था वो अलग था, और ये हर्ष जो है ये चंदेल वंश के अंतर्गत आता था। ठीक है, और यह विष्णु का उपासक था, और उसने कन्नौज की राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। ठीक है, इसके बाद यशोवर्मा जो है 925 से 950 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया। हर्ष तथा रानी कंचुका देवी का पुत्र यशोवर्मा चंदेल वंश का अगला शासक बना। और यशोवर्मा ने अपना प्रभाव हिमालय से लेकर मालवा तक तथा कश्मीर से बंगाल तक जो है फैलाया। इसमें तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ की शक्तिहीनता का भी विशेष योगदान था, क्योंकि उसने न सिर्फ कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार साम्राज्य को समाप्त कर दिया, बल्कि राष्ट्रकूटों से कालिंजर का प्रसिद्ध युद्ध भी जीता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। उसने समकालीन चेदी नरेश लक्ष्मण राज को पराजित भी किया। किसने पराजित किया? तो यशोवर्मा, जो कि 925 से 950 ईस्वी तक शासन किया। इसने क्या किया? चेदी नरेश, जो चेदी वंश के नरेश लक्ष्मण राज को पराजित किया। और यशोवर्मा ने खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। और कनिंघम ने इस मंदिर की पहचान खजुराहो स्थित चतुर्भुज मंदिर से की है। ठीक है, इसके बाद यशोवर्मा ने चेदी राज्य पर विजय प्राप्त करके विदिशा क्षेत्र के प्रशासक के रूप में अपने अनुज कृष्ण को नियुक्त किया। किसके? विदिशा क्षेत्र के प्रशासक के रूप में। ठीक है, इसके बाद धंग, जो कि धंग जो शासक था
950 से 1002 ईस्वी तक जो है इसने क्या किया, शासन किया। और चंदेल राजवंश का अगला शासक धंग हुआ, जो यशोवर्मा एवं रानी पुष्पा देवी का पुत्र था। चंदेल राजवंश का जो अगला शासक था धंग, इसने क्या किया, अगला शासक धंग हुआ जो यशोवर्मा और रानी पुष्पा देवी का पुत्र था, यानी कि यशोवर्मा का ये पुत्र था। और सर्वप्रथम धंग ने साम्राज्य विस्तार करते हुए ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वहां के कछवाह शासक से ग्वालियर दुर्ग को विजित किया। ठीक है। इसके बाद चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जनक धंग को ही माना जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी एक नंबर में ये पूछा जा सकता है कि वास्तविक स्वाधीनता का जनक, चंदेलों की जो वास्तविक स्वाधीनता का जनक किसे कहा जाता है, तो धंग को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर अभिलेख से उसे कौशल, कृत, सिन्हल और कुंत का विजेता बताया गया है। किसको, धंग को। इसके बाद महोबा से प्राप्त कीर्ति वर्मा के अभिलेख के 17वें श्लोक में उसकी तुलना हम्मीर से की गई है, धंग की तुलना। ठीक है। और धंग जो है हिंदू धर्म का अनुयायी था। इसके बाद विद्याधर, जिन्होंने 1003 से 1029 ईस्वी तक शासन किया। इसका शासनकाल जो है चंदेल सत्ता के सर्वोत्कर्ष काल का काल था। विद्याधर ने समकालीन कलचुरी शासक गांगेय देव को पराजित किया। और विद्याधर के समय में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर 2 आक्रमण किए, और जिसमें प्रथम युद्ध 1019 ईस्वी में अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया और महमूद गजनवी जो है बिना किसी परिणाम के ही वापस गजनी चला गया। इसके बाद देखते हैं कि आगे अगला जो है, अगला शासक कौन हुआ, तो 1030 से 1050 ईस्वी के बीच विजयपाल जो था एक राजा, उसने चंदेल वंश का शासिका की जो शासक है बना। ठीक है। इसके बाद विद्याधर की मृत्यु के पश्चात, यानी कि जो इनके विद्याधर जो थे इनके पिता, विद्याधर की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो विजयपाल, जो कि 1030 ईस्वी में शासक बना। और कुशासन और कलचुरियों के बढ़ते दबाव के कारण चंदेलों का विस्तारवादी युग समाप्त हो गया, यानी कि इसके समय पर जो है कलचुरी वंश का उदय होने लगा ज़्यादा तेजी से, और उसका जो क्षेत्र कलचुरियों का विस्तार करने का कर रहे थे कलचुरी, उसके कारण जो चंदेलों की विस्तारवादी नीति थी या युग था वो समाप्त होने लगा और वह अपनी सीमाओं को बढ़ा नहीं सके। यानी कि विजयपाल के समय पर चंदेल वंश के जो शासक हुआ विजयपाल, तो उसने अपनी सीमाओं को वो ज़्यादा नहीं बढ़ा पाया। ठीक है। इसके बाद जो है विजयपाल का प्रशासनिक अधिकार एवं मुख्यमंत्री जो कौन था, तो महिपाल था। ठीक है। इसके बाद जो है कीर्ति वर्मा। अब इसके बाद विजयपाल के बाद किसने शासन किया, तो कीर्ति वर्मा ने 1060 से 1100 ईस्वी के बीच जो है कीर्ति वर्मा ने शासन किया। और इसका जो है कीर्ति वर्मा ने 1060 से 1100 ईस्वी के बीच किया। और विजयपाल का कनिष्ठ पुत्र कीर्ति वर्मा देव वर्मा के पश्चात चंदेल वंश का अगला शासक बना। ठीक है। और कीर्ति वर्मा के शासन काल में महोबा में जो है कीरत सागर नामक सरोवर का निर्माण कराया गया, और साथ ही एक अन्य कीरत सागर चंदेरी के निकट भी बनवाया गया। इसके बाद जो है टीकमगढ़ के जैन मंदिरों का निर्माण 1066 ईस्वी में कीर्ति वर्मा द्वारा कराया गया। इसके बाद जो है मदन वर्मा ने अगला शासन किया, कहाँ से कब तक, 1128 ईस्वी से 1165 ईस्वी के बीच में जो है मदन वर्मा के शासनकाल हुआ था। ठीक है। और इसने साम्राज्य विस्तार करते हुए सर्वप्रथम चेदी के कलचुरी शासक गयाकर्ण को पराजित कर चेदी राज्य पर आधिपत्य जमा लिया मदन वर्मा ने। और उसने मालवा पर आक्रमण कर परमार वंश के नर वर्मा, यशो वर्मा, जय वर्मा को पराजित कर परमार राज्य पर अपना आधिपत्य जमाया। यानी कि जब मदन वर्मा आया तो इसने कई राजाओं को पराजित करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जैसे परमार वंश के कई राजाओं को हराकर परमार राज्य पर अधिकार कर लिया, चेदी राज्य पर भी अधिकार कर लिया वहाँ के राजा को हराकर। और मदन वर्मा ने गुर्जर राज्य पर भी अधिकार कर लिया, और जिसका उल्लेख कालिंजर प्रस्तर अभिलेख में किया गया है। ठीक है। इसके बाद गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज से मालवा के क्षेत्र को लेकर मदन वर्मा का युद्ध हुआ, और जिसने चालुक्य शासक की पराजय हुई। ठीक है। इसके बाद जो है
अगला क्या है, चंदेल कालीन वास्तुकला की विशेषताएं। चंदेल कालीन वास्तुकला की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या थे, तो चंदेल कालीन वास्तुकला एवं स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वहाँ की मूर्तियां हैं। और इन मूर्तियों को 5 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। यानी कि जो चंदेल कालीन वास्तुकला है उसकी प्रमुख रूप से विशेषताएं क्या क्या हैं, तो मूर्तियां यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें 5 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। इन मूर्तियों को प्रथम वर्ग में आता है आराध्य मूर्तियों में विष्णु, शिव एवं देवी देवताओं की मूर्तियां अवस्थित हैं। इस वर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लक्ष्मण और विश्वनाथ मंदिर है। यानी जो लक्ष्मण और विश्वनाथ मंदिर बना है वो प्रथम वर्ग के अंतर्गत जो रखी गई है मूर्तियों को, उसके अंतर्गत बनाया गया लक्ष्मण और विश्वनाथ मंदिर प्रमुख है, ठीक है, उसके उदाहरण में। और अगला वर्ग जो दूसरे वर्ग में जो है परिवार, पार्श्व या आवरण देवताओं की मूर्तियां हैं जो मंदिरों की बाह्य दीवारों पर विद्यमान है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कदरिया महादेव मंदिर में देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरे वर्ग में कौन सी प्रतिमाएं आती हैं या मूर्तियां आती हैं, तो तीसरे वर्ग में वह प्रतिमाएं हैं जिन्हें सुर सुंदरी या अप्सरा कहते हैं। यह मंदिरों की जंघाओं, स्तंभों, आलंबन, बाहुओं, मंडप और महामंडप के अर्ध स्तंभों पर अवस्थित है। अब अगला है चतुर्थ वर्ग। चतुर्वर्ग वर्ग में क्या है, तो चतुर्वर्ग में है पशु पक्षियों की प्रतिमाएं हैं जिनमें पशुओं में सबसे अधिक साल, दूल या ब्याल मिलता है जिसे प्रायः सींगों वाले शेर के रूप में चित्रित किया गया है। और जो है अगला और लास्ट वर्ग जो है पांचवें वर्ग में मिथुन मूर्तियां हैं जिनका उल्लेख किए बिना चंदेल मूर्ति कला का वर्णन अधूरा है। जैन मंदिरों को छोड़कर प्रायः चतुर्दिक एकाधिक स्थानों पर अनेक सीधी अटपटी मुद्राओं में संभोग से समाधि की ओर जाती हुई विभिन्न संभोगरत मूर्तियों का अंकन है। इसके बाद देखते हैं चंदेल कालीन प्रमुख मंदिर या स्थापत्य। यानी कि चंदेल काल में जो प्रमुख मंदिर थे या स्थापत्य कला के उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, तो पहला है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर जो है खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर जिसके अब ध्वंस अवशेष रह गए, यानी कि अब ये बचा नहीं है, इसके बहुत कमी अवशेष के रूप में ध्वंस मतलब खंडित चीज़ें ही बची हैं, ठीक है। और मंदिर की जो दीवारी में मूर्तियों को रखने हेतु 64 छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं इसके अंतर्गत। और मंदिर की लंबाई जो है 104 फीट तथा चौड़ाई जो है 59 फीट है। और इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और इसके बाद अगला है काकरा मठ मंदिर। तो काकरा मठ जो मंदिर है यह मंदिर वर्तमान में महोबा जिले उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और इस मंदिर का निर्माण चंदेल काल में राजा मदन वर्मा चंदेल द्वारा किया गया था। और यह मंदिर नाथ विचारधारा और हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र स्थल है। और इस मंदिर की वास्तुकला खजुराहो के मंदिरों से मिलती जुलती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कंदरिया मंदिर। कंदरिया मंदिर जो है कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग चंदेल द्वारा किया गया था। और अगला है खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया मंदिर। और इसकी ऊंचाई जो है 31 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल जो है 6 वर्ग किलोमीटर है। और मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है जो संगमरमर का बना हुआ है कंदरिया मंदिर के अंतर्गत। इसके बाद मदन महल, यह अत्यंत साधारण भवन है जो एक गोल चट्टान पर बना हुआ है। कौन? मदन महल। और यह जबलपुर के मदन महल नामक स्थान पर स्थित है। और यह चंदेल नरेश मदन वर्मा का राजप्रसाद था, ठीक है। इसके बाद अगला है आल्हा की गिल्ली। आल्हा की गिल्ली जो है महोबा के दक्षिण पूर्वी भाग में एक स्तंभ स्थित है जो आल्हा की लाट या आल्हा की गिल्ली कहलाता है। इसकी ऊंचाई 9 फीट तथा इसका व्यास जो है 13 इंच है। यह गोलाकार स्तंभ है जिसका निर्माण बलुआ पत्थर एवं चूने से कराया गया है। इसके बाद जो है अगला खजूर सागर। खजूर सागर यह खजुराहो के समीप स्थित है और इसका अन्य नाम नेनोरी ताल है। और यह लंबाई व चौड़ाई में झील के समान ही दिखाई देता है। और इसका निर्माण परमार्दी देव चंदेल द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इसके बाद मनियागढ़। मनियागढ़ जो है यह केन नदी के पश्चिमी तट पर
ऊंची पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। और अगला क्या है इसका पॉइंट, यहाँ चंदेलों की कुल देवी मनिया देवी का मंदिर है। यानी कि जो चंदेलों की कुल देवी हुआ करती थी मनिया देवी, वहाँ कहाँ है उनका मंदिर, तो मनियागढ़ में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं खजुराहो के मंदिरों की विशेषताएं। यानी कि जो खजुराहो के मंदिर बनवाए गए हैं जो प्रमुख है, पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्हें यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं जो खजुराहो के प्रमुख रूप से मंदिर बने हैं। अभी तो हमने देखा चंदेल कालीन जो मंदिर बनवाए गए थे चंदेल काल के समय पर, उनकी विशेषताएं देखी जो अलग अलग क्षेत्रों में बनाई गई थी। लेकिन अब हम देखेंगे खजुराहो में स्पेशली जो मंदिर बनवाए गए हैं उनकी विशेषता क्या है। तो इसमें से पहला है, चंदेल खजुराहो नगर के निर्माता हैं और उनके बनवाए हुए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर भारतीय कला के सर्वोत्तम नमूने हैं, जिनकी विशेषता नागर शैली है। यानी कि कभी भी पूछा जाता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी कि खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, तो नागर शैली में बने हुए हैं। ये 1 नंबर का पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके बाद इन मंदिरों में आकार, सौंदर्य एवं मूर्ति संपदा के महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान है। और यहाँ निर्मित शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों की निर्माण शैली एवं शिल्प विधान लगभग एक समान है। यानी कि शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों की जो शैली और शिल्प निर्माण किए गए हैं मंदिर, वो लगभग एक समान जैसे दिखते हैं। और यहाँ पर बातायनों या झरोखों से मंदिर के भीतर पहुँचने वाले प्रकाश से मंदिर के अंदर का समस्त भूभाग प्रकाशमान हो जाता है। ठीक है, मतलब इतनी अच्छी तरह से ये बनाए गए हैं इनको मंदिरों को। ठीक है, इसके बाद मंदिरों के अंतर्भागों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वे धार्मिक कर्मकांडों और उत्सवों को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं मंदिरें। और विद्या प्रकाश ने इन मूर्तियों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। जो खजुराहो में मूर्तियां बनाई गई हैं उनको 6 भागों में विभाजित किया है। पहला है नग्नता के साथ कामुक संकेत करती हुई अप्सराएं, दंपति तथा युगल। अगला है लिंगन बुद्ध युगल। और अगला मैथुनरत युगल और विलक्षण मुद्राओं में मैथुनरत स्त्री पुरुष। और अगला है पशु मैथुन। इसके बाद अगला है खजुराहो के प्रमुख मंदिरों की सूची। यानी कि खजुराहो में जो प्रमुख रूप से मंदिर बनाए गए हैं जिसके कारण जो है खजुराहो विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर विदेशियों से भी सैलानी देखने आते हैं मंदिरों को। ठीक है, तो उनमें से प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, मतंगेश्वर शिव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, अगला है बराह मंदिर, फिर लक्ष्मी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, नंदी मंदिर है, पार्वती माता मंदिर है, चित्रगुप्त का मंदिर है, जगदम्बा मंदिर है। इसके बाद देखते हैं कदरिया महादेव मंदिर और प्रतापेश्वर मंदिर। और इसके बाद है 64 योगिनी मंदिर जो कि खजुराहो में ही है, लाल गुबा महादेव मंदिर, बावन मंदिर, जवारी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, घंटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और शांतिनाथ मंदिर। और फिर अगला है दूल्हा देव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश में खजुराहो है या फिर चंदेल कालीन वंश था जो कि बुंदेलखंड रियासत क्षेत्र के में शासन किया गया था चंदेल कालीन वंश के द्वारा। तो इसने क्या क्या चीज़ें जो है इसमें प्रमुख रूप से शासक कौन कौन से हुए थे। ठीक है, और इनकी जो स्थापत्य कला थी, इनकी विशेषताएं क्या थी, चंदेल कालीन समय में स्थापत्य कौन कौन से जो है क्या क्या चीज़ें बनवाई गई थी, मठ या मंदिर। ठीक है, और जो खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, और खजुराहो में कौन कौन से जो प्रमुख रूप से मंदिर हैं तो और किस प्रकार से स्थापना हुई थी चंदेल कालीन वंश की, इन सभी के बारे में आज हमने इस वीडियो में डिटेल में देखा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको नोट्स तैयार करने में एमपीपीएससी मेंस के हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। और जल्दी हम जो अन्य रियासतें हैं मध्य प्रदेश की, चाहे वो फिर कोई भी रियासत हो मध्य प्रदेश में, भोपाल रियासत हो या फिर सिंधिया रियासत हो, उन सभी के बारे में एक एक करके वीडियो में हम अपलोड करते रहेंगे ताकि एमपीपीएससी मेंस के लिए आपको नोट्स तैयार करने में काफ़ी हेल्पफुल हो वो वीडियोस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाय बाय।